अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है। पिछली हियरिंग में जजेस ने यह कहा था कि तमाम जो फरीक हैं वो सबूत जमा करवाएं, वो दस्तावेजात जमा करवाएं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब ने अपने दस्तावेजात जमा करवाए हैं। अब कल देखना यह है कि शरीफ फैमिली की तरफ से क्या दस्तावेजात जमा करवाए जाते हैं। एक तब्दीली उन्होंने अपनी लीगल टीम में की है। आज जो है अकरम शेख साहब को भी शरीफ फैमिली ने अपनी लीगल टीम का हिस्सा बना लिया है और ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा बिम्बर में एक दफा फिर इश्तियाल अंगेजी भारतीय फोर्सेस की जानिब से, जहां पाकिस्तान के 7 जवान आज शहीद हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अवामी मुल्क के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, आज तकरीबन 686 पेजेस का आज आप डब्बा आज आप चुप रहे लेके गई है। आज मैं ही एंकर हूं, मैं ही जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। बिम्बर, पनामा, सर्जिकल, डॉन लीग, ये सारी एक ही लाइन और लेंथ के केस हैं। इस कौम को समझना चाहिए। कल जो शाह नूरानी में हमला हुआ वो भी रहा है, जो हब में हुआ वो भी रहा है शाह नूरानी के। आज जो भिम्बर में हुआ है वो भी रहा है, और कल जो होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम दुनिया सियासत में जो इस वक्त हलचल है, वो हलचल है ट्रंप के बाद जो यूरोपियन इलेक्शन आ रहे हैं, यूरोपियन इलेक्शन के बाद इंडिया का जो यूपी का है, पंजाब, 3-4 स्टेट्स का इलेक्शन है, फिर यूरोप का इलेक्शन है। ये सारी इस्लामी दुनिया तबाह होते होते यहां आ गई है। और कल नहीं तो परसों अर्दगान आ रहा है, इनका उस्ताद मोहतरम नवाज शरीफ का। और अर्दगान के बाद जनाब अली सुबह इन्होंने एक वकील, मुझे बड़ा एहतराम है शेख अकरम साहब का, और उनके मुझ पे एहसानात हैं गुर्बत के वक्त के, मेरे मुफ्त केस लड़ने के, क्लाशनकोफ केस में भी जब 2-3 केस लड़े उन्होंने आपके। हैं जी, मुफ्त केस लड़े उन्होंने। मेरा केस उन्होंने मुफ्त लड़ा। अब आपके खिलाफ लड़ेंगे वो? मेरे खिलाफ क्या लड़ेंगे, मैं तो मामूली इंसान हूं। मेरा केस तो बड़ा सिंपल है, इस पे बाद में आएंगे। शेख अकरम साहब के अभी बेटे कुछ दिनों पहले सजील शेख जो हैं वो एडवाइजर्स बने। मुझे इतला थी शेख साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जा रहे हैं। मैं ये समझा कि वो केस नथी कराना चाहते हैं इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ का, इमरान, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का इकट्ठा। लेकिन इस तरह मेरा दिमाग नहीं गया कि ऐसे भी हो सकता है कि सलमान जो है बट को हटा के उनकी जगह ये आ जाएंगे। ये सारी चीजें अगर डिलेइंग टैक्टिस है, एक फैसला वो है जो अदालत में होता है, एक फैसला वो है जो लोगों के दिलो दिमाग में होता है। सारी कौम को इस बात का ऐसे यकीन है, जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, जो लाइव इंटरव्यू, ऐसे यकीन है कि नवाज शरीफ इज ए करप्ट, डिसऑनेस्ट, ही इज इन्वॉल्व इन पनामा, उसके बच्चों की दौलत लूटी हुई दौलत है। ये कुरान भी सर पे रख लें, कौम नहीं मानेगी कि ये दौलत इनकी हलाल की दौलत है। हर आदमी ये जानता है कि ये हमारे खून पसीने की। सर, अगर आपने कौम को ही कन्विंस करना था तो आप सड़कों पे रहते हैं। यहां पे मामला है कानून का, अदालत का। तो अब इल्जामात की सियासत का वक्त खत्म हो चुका है, अब शवाहिद की सियासत का वक्त शुरू हो गया ना? मेरी बात सुने, रिलैक्स। सियासतदान का जो होता है ना, जनाजा भी सियासत होती है, उसकी बेटी की शादी भी सियासत होती है। सियासत क्या नाम है? सियासत नाम है कि अपने आप को तमाम मौकों में इन्वॉल्व रखने का। जो अच्छा सियासतदान है वो कोई मौका जाने नहीं देता हाथ से। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस जो बैठे हैं, अल्लाह के फजलो करम से जजेस तब बनते हैं जब वो बुलंदी मीनार कानून और अदल और इंसाफ के मीनार पे पहुंचते हैं। उनको क्या आपका ख्याल है, समझ नहीं है कि शेख अकरम साहब 10 दिन 15 दिन पहले क्यों नहीं आ सके? ताखीरी हरबे आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स। और ताखीरी हरबे क्यों हैं? नवाज शरीफ साहब अगर ये समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद या आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की बात, तो मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, वेदर देयर इज ए रहील शरीफ एंड देयर विल बी नो रहील शरीफ, इनकी जान डॉन लीग से नहीं छुट सकती। ये आमिर रजा केस में मैं आपको खबर दे के जा रहा हूं। मुझे एक बड़े नामवर सहाफी ने खबर आज ही दी कि अलमीदा, उसका क्या नाम है जी? सरविल अलमीदा सुल्तानी गवाह बन के गया है। और सरल अलमीदा अपने टेलीफोन के सारे जो उसके ये क्या होता है व्हाट्सएप के, और जो एक एक दिन में 3-3 4-4 व्हाट्सएप की कॉलें आई हैं,
उसके भी सबूत देकर गया है। ये आपको किसी सहाफी ने बताया है कि वो सबूत दे के गया, वादम आप गवाह बन गए हैं? वो ऐसे सहाफी हैं जो बड़े इंटरनेशनली मुस्तनद सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि वो शायद वहां से कनाडा चले जाएं। ये केस जो फॉर्मेशन कमांडरों का केस है और जिसमें मेरा दोस्त चौई निसार कहता है लीकेज नहीं हुई है, ये 3 केस नवाज शरीफ के गले पड़ेंगे। नंबर 1 मॉडल टाउन, जस्टिस नजवी की रिपोर्ट, ये फांसी क्या है, ये फंदा है उनके लिए 14 केसेस का। नंबर 2 उनके लिए ये लीकेज जो है जिसको फॉर्मेशन कमांडर कहते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की, और ये अटैच करते हैं कि गवाह में इंडिया में इजलास हो रहा था जिसमें उन्होंने रोग आर्मी और ये सारे इल्जाम, और ये अटैच करते हैं अमेरिकन कांग्रेस के साथ जो वहां गया, और ये अटैच करते हैं कि यूएन में जो समरी भेजी गई है कि ये लोग सिक्योर नहीं कर सकते एटॉमिक के बारे में जो बातें। और तीसरा केस आप पनामा को कहेंगे यकीनन, जो इसमें मॉडल टाउन का केस है उसको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जस्टिस बाकी मैं कहता हूं 8 महीने हो चुके हैं पनामा के इशू को। हाँ, ये जो है डॉन लीक्स वाला इशू रीसेंट है, लेकिन इस पे भी कमीशन बनाया है ना अभी। तो मेरी गुजारिश सुने, अभी कमीशन नहीं बना, ये फैसला होना है कि बनना है कि नहीं बनना। बनना भी है कि कोई जरूरत नहीं है। मैंने लोगों की बात कर रहा हूं, डेथ बेड पे पांव में भी हथकड़ियां पड़े हुए देखा है। ये केस पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि इंसाफ के कटहरे में इसका फैसला ना हो। आजकल आपका इन्हिसार, आपका और तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट पे ज्यादा है। आज भी तहरीक इंसाफ ने जो 686 पेज के दस्तावेजात जमा कराए, उसमें असद खरल की किताब के भी कुछ हिस्से हैं। मतलब वो एक किताब उन्होंने लिखी जिसपे पता नहीं सच है या झूठ है। आज मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि ऑलरेडी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर चुकी है बतौर एविडेंस। तो ये एविडेंस है आपके पास, किताबें हैं, और साफी ने क्या कहा। मरियम, अब मैं बच्चों का जवाब नहीं देना चाहता, आगे वो बिलावल का एक आधा जवाब देता हूं तो हमारे दोस्त 6-6 महीने साल नाराज रहते हैं। बच्चों की भी बड़ी लाभी होती है। वो रिजेक्ट उसकी किताब नहीं हुई, वो केस नैब के बारे में कुछ कहना चाहते थे। मैं ये नहीं जानता किताब हुई है या नहीं हुई है। मैं ये जानता हूं कि इंसाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट में सियासी सबूत निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सियासी ताबूत निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कफन होगा, सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुर्दा दफन होगा, और सुप्रीम कोर्ट हम केस जीतें या हारें 20 करोड़ लोगों की आवाज है। और मैं समझता हूं इस मुल्क को मसाइल से निजात दिलाने में सुप्रीम कोर्ट का केस हार गए तो फिर सियासी ताबूत तो आप लोगों का निकलेगा ना सर। देखिए मेरा तो कोई ताबूत, इसको क्लियर कर दे, सियासी ताबूत किसी का भी निकल सकता है, नवाज शरीफ साहब का या फिर शेख रशीद और इमरान खान साहब का। आपको कितनी दफा मैं मेरा ख्याल है जरूर से ज्यादा प्रोग्राम कर रहा हूं आपके साथ। मैं कह रहा हूं मेरा नाम है शेख रशीद स्टिंगर, मेरा नाम है शेख रशीद सिल्कवॉर्म मिसाइल, मेरा नाम है शेख रशीद 007, मेरा नाम है शेख रशीद जेम्स बॉन्ड, मेरा नाम है शेख रशीद पिंडी बॉय। मैं कब्र की दीवारों तक मुल्क के चोरों, लुटेरों, इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट का मुकाबला करूंगा जब तक कि मैं सियासी तौर पर उनको मौत की नींद नहीं सुना सकता। सियासी तौर ये आज आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जरा बात की, मैं सुनवा देता हूं कि क्या शेख रशीद साहब ने बात की थी, किस तरीके से नूरानी की दरगाह पर हमला था उसको उन्होंने नथी किया है पनामा गेट से। जरा सुनिए। जैसे जैसे पनामा केस टाइट होता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान की अफवाज को मशरिक और मगरिब और शाह नूरानी की दरगाह पर रॉ ने जो हमला किया या करवाया है, और कोयटा और बलूचिस्तान में जो 3 हमले हुए हैं, सारे इंडियन लॉन्च हैं, इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट ये कर रहे हैं। लेकिन ये कौमों की तारीख पे ऐसा वक्त आता है और कौमें तभी सुरखरू होती हैं जब बददियानत, करप्ट और डिसऑनेस्ट क़यादत से निजात हासिल करती हैं। जी शेख साहब, क्या लिंक है पनामा केस का शाह नूरानी दरगाह पर अगर हमला होता है या बिम्बर में आज 7 जवानों को शहीद किया जाता है, क्या तासुर देना चाह रहे हैं आपके? एक दफा फिर पनामा केस टाइट है तो ये सब होना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कुछ कराची में हो रहा है, देखें मास्टर प्लान क्या है। पाकिस्तान की सरहदों को 7 जवानों की शहादत या 10 जवानों की शहादत या 100 जवानों की शहादत, हम बर्रे सगीर पाको हिंद में इतनी बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा अगर किसी को नहीं है तो वो जो आसाम, शसाम और नेपाल का सरहदी इलाका था वो भी हमारे रेंज में है। वो भूल जाए हिंदुस्तान कि ये आसाम का इलाका या नेपाल के बॉर्डरी इलाके हमारी। नो 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 नो, ऑल इज इन आवर रेंज। और सबसे बड़ा रेंज ये है कि ये जितने लोग हमारी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन दे विल बी चेंज। और अमेरिका जो नफरत की पॉलिसी बनाने जा रहा है, अमेरिका जो मसला करने जा रहा है, मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद 2017-18 में 2 साल जो बड़े तूफानी साल हैं,
उसमें पाकिस्तानी कौम इम्तहान से सुरखरू होगी। लेकिन आप तो ये तासुर दे रहे हैं ना कि ये जो कुछ हो रहा है, दरगाह पे अटैक हुआ या जो बिम्बर में आज फौजियों को शहीद किया गया, ये नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए रॉ और इंडिया कर रहा है, ये आप तासुर देना चाह रहे हो? ये तासुर की सर समझ नहीं आती, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अक्लमंदों से मुखातिब हूं, बेवकूफों का मैं लीडर नहीं हूं। बाज़ का जो इन्फ्लुएंस एजेंट होते हैं ना, वो कुशन पैदा करते हैं, कर कुछ नहीं सकते। वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि पाकिस्तान में और क्या इस मुल्क में कोई ऐसा बंदा है जो ये समझता हो कि ये नवाज शरीफ के बेटों की अपनी कमाई है? अगर मैं कल सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठा के लेके जाऊं, कुरान साथ लेके जाऊं, जो कि मुनासिब नहीं है अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए है, मुझे मेरे उस्ताद ने मना किया हुआ कभी कुरान ना उठाना। अगर कल मैं हल्फ उठाऊं कि मैं 2006 से पहले यहां गया हूं, तो क्या मैं मिस्त्री मजीद के बच्चों के घर गया हूं? वो कहते थे हम किराए पे रहते थे उस वक्त। अल्लाह करे किराएदारों को इतनी इज्जत मिल जाए इस दुनिया में कि नवाज शरीफ किराए पे रहे और शेख रशीद मालिक मकान हो। अब आपने कागज तो नहीं देखे ना, जैसे आपने मुझे लाल हवेली के कागज दिखाए थे कि वो किराए पे रह रही है, मिल्कियत है उनकी, वो अपार्टमेंट्स लंदन के। देखें, ये तो ज्यादा बेहतर केस खान साहब देगा ना इत्तफाक के क्या बैंक का कब वो उसको रखा गया और कब वो मसला हुआ, मैं इस पे नहीं जाता। मेरा उससे भी इंपॉर्टेंट केस है कि नवाज शरीफ अमीन और सादक नहीं रहे। पनामा लीक्स मेरा सेकेंडरी केस है। प्रिलिमिनरी मेरा केस ये है कि 62 और 63 के जद में आते हैं। ही इज नॉट ऑनेस्ट, और जो एक दफा झूठ बोलता है, वंस अ लायर इज ऑलवेज ए लायर। सो मेरा केस सुबह की अदालत में यह है कि 12 आदमियों को आपने निकाला, ये 12 आदमी है, ये 12 आदमियों को आपने निकाला है, ये 13वां आदमी है जिसको आपने नायल करार देना। इसी बुनियाद। अगर आप 2006 से पहले उन अपार्टमेंट्स में गए तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या बताते थे? ये मेरे अपार्टमेंट है, बच्चे किराए पे रह रहे हैं। कभी पूछा नहीं आपने ये बात? नहीं, मैंने ये बात पूछते तो आज रिकॉर्ड का हिस्सा रह जाती ना वो चीज। वो कहते शेख साहब किराए पे रहने आपको मदद करो, 1935 दे लगे थे, हालात ही नहीं ठीक हो रहे। एक तो ये प्रॉब्लम है, 1935 को देखें ये कैसा साल था, उस वक्त से लगे हैं इनके हालात ही नहीं बदल रहे। एक तो ये जो आप अभी जैसे तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क है, कुशन पैदा करने के लिए रॉ और इंडिया उनकी मदद के लिए आ जाते। सर आप लोगों ने भी कहा था सिक्योरिटी रिस्क एज फार एज 20 करोड़ कौम जिंदा है, पाक फौज जिंदा है। यहाँ कई वो जो आया था, एक लंदन से भी अमेरिका का भी एम्बेसडर आया था हुसैन अकानी, जो अमेरिकन फौज को बेवकूफ न देखें। नवाज शरीफ ने बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा। मैं उसी पर आना चाह रहा था। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान और आज आप सब लोग यहां बैठ के उनकी तारीफ करते हैं। जब वो जिंदा थी, हयात थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। मैं नहीं कहता था। देखें यार, थे तो आप नवाज शरीफ साहब के साथ। देखें, मैंने तो आपको कहा, नवाज शरीफ ने कहा ये सरे महल हमने नहीं निकाला, नवाज शरीफ ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे। मैं इतना लायक कहां सरे देखूं कहां पे है। देखें, ये सारे मामलात जो हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ा मिरासी खाना है, बहुत बड़ा मालशिया डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो बेचारा मजबूर होता है। मारा भी वही जाता है, मुशाहिदुल्लाह मेरे महल्लेदार और परवेज रशीद। और वक्त आता है तो लोग उससे आंखें चुरा लेते हैं, वक्त आता है तो उसको अपनी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बना लेते हैं, वक्त आता है तो उसको टिश्यू पेपर करके डस्टबिन में फेंक देते हैं कि यही था जी, इसी ने बात की होगी सिरिल मलिदा से। इस मुल्क में कोई, देखें, एक लुक होती है जर्नल, कोई आदमी इस मुल्क में मानने के लिए तैयार है कि नवाज शरीफ किराए, आप दिल पे हाथ रख के मुझे कहें कि वो किराए के मकान पे रहता था? कहें आप। जो एविडेंसेस हमारे सामने है बाजी नजर, उसमें तो ऐसा लगता है कि किराए पे नहीं थे। बहुत सारी किताबों में उनका जिक्र किया गया, मैंने वो खुद अपने प्रोग्राम में नशर भी की है। लेकिन आप जितना करीब थे तो आप बेहतर जान सकते होंगे कि उनकी माली हालत क्या थी उस वक्त। गलती से मैंने झूठ बोलना, अभी 7-8 साल साहब ने जो दस्तावेज दिए, दो उसमें मोटे मोटे नंबर बता देता हूं। वो कहते हैं 14.5 करोड़ रुपए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजे हैं। उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब टैक्स देते थे 897, यानी 900 रुपए से कम जब टैक्स देते थे, तब 14.5 करोड़ मुल्क से बाहर गए गैर कानूनी तौर पर। देखें, टैक्स तो माचिस पे, दही पे, तेल पे, मिट्टी पे, घी पे, आटे पे, हम 12 चीजें गरीब खाते हैं। 12 चीजों से ये हुकूमतें चलती हैं। मैं जब ब्रिटिश जाता हूं, मुझे इतनी खुशी होती है कि रमजान में मैं खास तौर पर उस कॉर्नर की तरफ जाता हूं। वो जो 12 चीजें मैं कह के थक गया, अंग्रेज को समझ है, उसने 12 चीजें सस्ती पैकेज लगाई हैं आधी कीमत की। कोई काफर उस मुसलमानों के कॉर्नर में नहीं जाता रमजान पैकेज से खरीदने के लिए। ये 12 चीजें हमसे जो सेल्स टैक्स लेते हैं, जो टैक्स लेते हैं उन पे, और जो ये सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी सारी कंपनियां टर्की में हैं, जिनकी सारी मदर कंपनियां रजिस्टर्ड टर्की में हैं,
इस मुल्क में दो ही हमारे दोस्त ममालिक हैं जहां कमीशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनकी लेन देन उधर ही है। अच्छा, एक बात का जवाब दे दे। तो आप कह रहे हैं कि आपने कभी मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा, नवाज शरीफ कहते थे, तो अब आप इमरान खान साहब के साथ हैं जब वो सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं नवाज शरीफ को, उनको मना करते कि ना कहो, ये लफ्ज ना कहो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नवाज शरीफ अदा करने से आ रही है। मैं नहीं समझता अगर अलमैदा का केस फौज पकड़ के अगर फार्मेशन कमांडर ये कहते हैं कि ये लीकेज है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, अगर पूरी कोर कमांडर ये कहते हैं कि ये सिक्योरिटी है, और अगर एक मेरा दोस्त चौधरी निसार कहता है नहीं है, तो ये आने वाले वक्त में फैसला मामला खत्म नहीं हो गया परवेज रशीद को बरतरफ करने के बाद, और चौधरी निसार जब खुद ये कह देते हैं कि आखिरी कोई सबूत नहीं है, कोई टेक्निकल शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ अलमेडा बता दे तो उसका मतलब केस खत्म नहीं हुआ। देखें, सियासत में, जंग में और मोहब्बत में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान में लुकन छुपी आपने सुना है, बिल्ली और चूहे का खेल चल रहा है। किसका किसकी टाइम में नेटवर्क आता है और कौन किसके नेट में कब आता है, वी हैव टू वेट। ठीक है शेख साहब, इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा 14 साल बाद डॉक्टर इशरत लिबास साहब को रिप्लेस किया गया है, उस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, ये बार बार जो कहा जाता है कि सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, खासतौर पे ये डॉन लीग्स के हवाले से, कल जो सीपैक की इनॉग्रेशन थी गवादर पोर्ट की, तो उसमें तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा बॉडी लैंग्वेज था और बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नजर आ रहा था नवाज शरीफ और राहिल शरीफ साहब के दरमियान। मुबारक हो आपको नहीं नजर आया? आपने क्या देखा उन विजुअल्स में? ऐसी क्या चीज आपने देखी जिसपे आप कह सकते हैं कि हाँ, ताल्लुकात जो है वो गड़बड़ है? मेरा ख्याल है जब आप ये बात कह रहे होंगे ना, तो ये 20 करोड़ लोग हंस रहे होंगे। उसने कहना किसी की तख्ती का किसी ने इफ्तिताह कर दिया और किसी का इफ्तिताह किसी ने कर दिया। सर जी देखें, अदारों की बात करें, किसी शख्स की बात ना करें। फौज की बात मत करें आप, राहिल शरीफ की बात मत करें आप। अदारे सीरियसली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ही इज नॉट व्हाट ही इज। आई रिपीट इट, he is not what he is, I'm saying about नवाज शरीफ। तो उसकी झलक तो कहीं नजर आनी चाहिए। हर जगह नजर आ रही है, ये झलक नहीं है। आप समझते हैं, मैं तो कल सीपैक और गवादर की झलक देख रहा हूं। से इतना बड़ा खराबी पैदा हुई वहां पे, जो आप कहते हैं झलक नजर आई, कल की बात है। परवेज रशीद का सदका दिया है, कल की बात है। ये ढीठ हो रहे हैं, ढीठ का अंजाम बुरा होता है। इस मुल्क में ये जिद के आलम में इनको पता है अगर ये उतारे गए या उतर गए तो ये जेल जाएंगे। इनको मालूम है कि ये जितना तरर ले लें, जितना अपने आप को बना लें, अल्टीमेटली कौम का एक फैसला होता है, ज़हनी फैसला। ट्रंप के बारे में लोग मुझे ही ताना देते थे ना, सारी दुनिया का ताना सुनने के लिए मैं ही रह गया हूं ना। और अब ट्रंप के बाद अगर यूरोप में भी ऐसे फैसले आने शुरू हो गए, 2 महीने 1.5 महीने की बात है ना यूरोपीय इलेक्शन की, वहां भी ऐसे फैसले आना शुरू हो गए, तो इस धरती में एक मकबूल क़यादत की जरूरत है, बेईमान क़यादत की जरूरत नहीं है। ट्रंप के जीतने के बाद आपकी और इमरान खान साहब की उम्मीदें जीतने के हवाले से बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं? मैं तो समझता हूं एक आदमी, एक यहूदी इन्फ्लुएंस आदमी स्ट्रेट वे सीधा सीधा सामने आया है। एटलीस्ट वो मुनाफिक नहीं होता, वो सीधा वार करता है। वो घूम फिर के आके भाई भाई कह के और अंदर से छुरा नहीं घूमता। So at least he what he is what he is। कल वैसे नवाज शरीफ साहब ने फौज बतौर इदारा उसकी तारीफ की, राहिल शरीफ साहब की तारीफ की कि पर्सनली उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है इस पूरे सीपैक के मंसूबे में। मुबारक हो, कुछ चौथी दफा इफ्तिताह हुआ है, आपको पता नहीं है, हमने सिंगापुर वालों को दी थी। जी जी, आपको वहां छोटी सी झलक बाबर एवान के साथ मेरी भी नजर आई होगी। ये जब सिंगापुर वालों को दी NLDC के थ्रू, तो वो बार बार काम नहीं कर, ये पहले चीन को ऑफर की थी, फिर सिंगापुर आ रहा है और फिर वापस अब चीन आए, फिर इसमें NLC और सिंगापुर से वाफद खरीदी गई। इस सारे केस से मैं वाकिफ हूं। कोई आलमी प्रेशर भी कहते था कि चाइना से हटाकर वापस सिंगापुर को दिया जाए। नो, चीन को ऑफर की, चीन वाज नॉट प्रिपेयर टू टेक दिस। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि पहले ये ऑफर चीन को की गई, चीन ने रिफ्यूज किया कि उनका इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। सर मुझे अब ये बताएं जरा, वापस पनामा पे आते हैं, ये डब्बे में से क्या निकलेगा? जो शवाहिद आपने भी दिए हैं, इमरान खान साहब ने भी दिए हैं,
क्योंकि जब ये ड्रिगिंग वाला धांधली वाला मामला चल रहा था तो आप लोगों ने कहा था हमारे पास कमरे भरे हुए हैं शवाहिद से, तो कल क्या निकलेगा डब्बे में से? ऐसे कौन से सबूत होंगे जिससे आप ये साबित करेंगे आदमी कि 90 की दिहाई में ये अपार्टमेंट, सर 90 की दिहाई में ये अपार्टमेंट केस लड़ना ही नहीं आया वो बड़ा। अब मैं देखें, मेरी पार्टी नहीं है तहरीक इंसाफ, मेरी दोस्ती है इमरान की हद तक, बाज़ औक़ात मैं बहुत आगे चले जाता हूँ। पीरजादा साहब की बात करें, पीरजादा की नहीं है, जो अभी सियालकोट में केस आ रहा है। अच्छा जी, उसकी करतूत ही हारने वाली थी, कभी उसने पैसे नहीं जमा कराया, कभी उसने कुछ नहीं कराया, वो ऐसे ही बस। देखें, ये फेसबुक के भी आज का लीडर हैं, इसीलिए मैंने अभी तक ट्विटर और फेसबुक नहीं सीखा, और आसम ही बेचारा चला रहा है और कह रहा है मैं लाखों में हूं। अब मैं सीखूंगा मजबूर होकर 28 तारीख के बाद। मेरा मतलब है, जिस तरह लोगों ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया छोटे से एक्शन पे, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इस सारी कहत बाजारी में जो इमरान खान कहता है लोग उसको सुनते हैं, वो हकीकत के करीब तरह है। अगर पूरी हकीकत नहीं है तो हकीकत के करीब तरह है। इस मुल्क में फजलुर रहमान को कोई नहीं सुन रहा, लोग टीवी ऑफ कर रहे हैं। खुर्शीद शाह को कोई नहीं सुन रहा, लोग टीवी ऑफ कर रहे हैं। अगर एतजाज को और लतीफ खोसा को थोड़ा सुन रहे हैं तो उसमें उनको चाशनी नजर आती है। ठोस सबूत है जिस पर केस आप जीत सकेंगे और अदालत को कायल कर सकेंगे? देखें, मैं अगर ये कहूंगा ना कि केस हम जीत सकेंगे तो ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना। मैं कहता हूं हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगी या मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि इंसाफ इधर से मुज़क्कर निकलेगा या मुन्नस निकलेगा, इंसाफ मिलेगा। और अगर आपके खिलाफ किया ये फैसला फिर क्या करेंगे? मान लेंगे? कबूल करेंगे। और नवाज शरीफ साहब को फिर मान लेंगे कि क्लीन आदमी है, कभी करप्शन नहीं की, कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया, अपार्टमेंट भी 2006 में खरीदे, ये मान लेंगे फिर आप? आपका क्या दिल कहता है, मान लेंगे? कभी आप बताएं, केस देखें, बाज़ औक़ात इंसान ऐसा भी केस हार देता है कि सारी दुनिया के सामने उसने कत्ल किया होता है, सारी दुनिया के सामने उसको डाका मारा होता है, पर वो कानून की जद में नहीं आता, उसको विटनेसेस उस पर नहीं गुजरती, उसका सबूत नहीं मिलता। चले इसी बात कर लेते हैं ना। उसका बरी हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं, डाकू नहीं, कमीशन खोर नहीं, वो पानामा का माल नहीं उसने खाया हुआ और ये फ्लैट उसके नहीं है। सियासी तौर पर मैं इमरान खान का नहीं कुछ कह सकता। मैं जी मुकाबला करूंगा, और अगर कोई इस मुकाबले से पीछे हुआ मैं और फ्रंट स्टेप। ये जो आप बात कर रहे हैं कि शवाहिद नहीं मिलते लेकिन सबको नजर आ रहा होता है कि क्या केस है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो सियासी तौर पे कितना नुकसान होगा आपको और कितना फायदा होगा नवाज शरीफ साहब को? देखें, फायदे वाला दिन जो है नवाज शरीफ का चला गया। मैं मास्टर्स में हूं, मैं गली के एक छोटे से वाकये के बाद मैं बाहर निकलता हूं, 200 150 मोटरसाइकिल मेरे साथ चलना शुरू हो जाते हैं। 200 250 मोटरसाइकिल कभी मेरे साथ इलेक्शन में नहीं चले। इतना नफरत का इजहार है। और कल परसों मैंने इमरान खान को कहा कि अब जो पाकिस्तान में हालात हैं, अगर इंसाफ से ये मसले हल नहीं होते तो फिर खाना जंगी के जो मामलात हैं, मैं देख रहा हूं कि 200 150 नौजवान मोटरसाइकिल का मेरे पीछे मरी रोड पे निकलता है और घर तक छोड़ के आता है। वो समझ गए हैं कि यार इन्हीं के बेटे लायक हैं। ये समझ गए हैं लोग। हम तो मंगल वाले दिन पैदा हुए हैं, गोश्त के नागे वाले दिन, कि हमारा बेटा तरक्की नहीं कर सकता। ये सारे समझ गए। खुर्शीद शाह साहब उस दिन आपकी बात नहीं समझे, आपने कहा कि क्यों इमरान खान साहब के बारे में नहीं ठहरे, देखें, गलत मीडिया तास, उन्होंने बहुत गलत जुमला बोला, बहुत गलत जुमला बोला, मुनासिब नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे डबल शाह कहा, मैंने कहा यार सैयद को बुरा नहीं कहना चाहिए, चलो, लेकिन डबल शाह एक सियासी रोल है। सो खुर्शीद शाह जो है, अगर कोई शख्स खुर्शीद शाह को यह समझता है कि वो नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो वो अल्लाह ताला के सामने। आप क्यों चाहते हैं कि मुफाहमत हो जाए? इमरान खान को बुरा मत कहें, ये क्यों आपने कहा? मैंने इसलिए कहा कि दिल दुखता है कि आपका दोस्तों आपको कोई गाली दे मेरे सामने, मैं कहूंगा यार मेरे सामने ना दे। अच्छा, इन्हें वे के बाहर निकल के ये लोग मीडिया खेलते हैं। मैं इनसे ज्यादा मीडिया खेलना जानता हूं। मैं ऐसी कोडी खेल के नोकी आर्म लगा के लगाऊं कि इनकी चीखें निकल जाएं। फिर मेरे दोस्त है बाप, ये पहले पंगा ले लेते हैं, फिर दोस्तों को ऊपर भेज देते हैं जी कि बच्चों के नाम लेके जनाब मेरी बिलावल को यूं कहता है जी फलां। सर जी, इन लोगों ने नवाज शरीफ को बचाते बचाते, बाज ऐसे डूबने वाले होते हैं ना, हाथ पकड़ते हैं। नवाज शरीफ डूब रहा था, इन्होंने हाथ पकड़ा, नवाज शरीफ ने इनको भी खींच लिया, आ जाओ पुत्रों, रब भला कर ऐसी। इनको भी नीचे गिरा लिया उसने। पंजाब में इनका इतना बुरा हाल होना है, ये तो इमरान खान की पार्टी जरा गुंजाइश नहीं रखती, वरना तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के दाने मुक्के हुए हैं। 5-6 हजार 4 हजार 5 हजार के हल्के से कहीं ज्यादा इनका वोट बैंक नहीं रह गया हुआ। और ये आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो भी रिवाइव नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी पंजाब? मेरी दयानतदाराना राय है कि बिलावल भुट्टो
के लिए एक जो सुनहरी मौका था उसने जाया कर दिया, अब रिवाइव नहीं हो सकता। और उनके देखा बिलावल भुट्टो पे आप सारे जोर दे रहे हैं, 10 साल तक तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता यार। और मेरे दोस्तों, नाराज होने वाले दोस्तों, 10 साल तक तो उसकी पॉलिटिक्स नहीं है। 28 साल का है और 35 साल का होते होते पता नहीं उस वक्त इलेक्शन होगा भी नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी की 10 साल जिंदगी नहीं है पंजाब में। बार बार आप ये कहते हैं इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस साल कुर्बानी होगी, लेकिन शेख साहब आप मेरे ख्याल से एहतजाजी सियासत से आप लोगों को बाहर निकल के इलेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वक्त नहीं आ गया, अब 2018 करीब है, ज्यादा दूर ये हम जख मार रहे हैं, ये जो आपके सामने बैठे हैं, मैं तो समझा ये एहतसाब की तैयारी आप कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी है। चोर गरम बेचने के लिए आए हैं क्या हम यहाँ चना चोर गरम बेचने के लिए आए हैं? तो ये इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, हम आवाम की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं चोर है, ये बेईमान है, पनामा का डाकू है, इसने कौमी राज लीक किए हैं, ही इज द मैन बिहाइंड द गन। ये जो कुछ इंडिया कर रहा है टू सेव दिस मैन, ये नहीं मैं कहता कि ही इज ए सिक्योरिटी, दिस इज द मैन हु फॉर हिम दे आर डूइंग एवरीथिंग। सो वी हैव टू रियलाइज दिस। देखते हैं कोई ऐसे सबूत है डब्बे में जिससे आप जजेस को कायल कर सकेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि असद खलील की किताबें निकल रही हो, क्योंकि वो शायद एक ऐसा एविडेंस हो जिसको कोर्ट तस्लीम ना करे। उनके भी जवाबों में कोई 200 सफ़े की उनकी पासपोर्ट की तस्वीरें ही है कि आपने साबित ये करना है कि 90 की दिहाई में ये अपार्टमेंट उनके थे, वहां अगर ये साबित कर दिया तो गेम फिर ओवर है। मैंने जो साबित करना है कि ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, इसने एहसासे छुपाए हैं, इसकी बेटी जो है जो 2013 के इन्होंने एसेट जमाए हैं उसमें डिपेंडेंट है। ठीक है, फैसला कोर्ट ने करना है कि कोर्ट कहती है कि ये खाइन है। ये सियासी केस तो आपने भरपूर बनाया है, देखते हैं कि अदालती केस जीते या नहीं। एक ब्रेक के बाद कराची के मामला में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, ये बाइकआउट किया है तहरीक इंसाफ ने जॉइंट सेशन का, जिसमें अर्दोगान साहब तुर्की के सदर आके खिताब करेंगे, आपने भी किया है बाइकआउट, इसका क्या वजह क्या है? आप अब तो कह रहे थे कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट को सुनने दे मामला, बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? अर्दोगान से क्या ताल्लुक है? सेशन क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? देखें, कोर्ट का अर्दोगान से क्या ताल्लुक है? सेशन उसको तकवीयत नहीं देना चाहते। अर्दोगान जो अपने हालात ठीक कर ले पहले, फिर यहाँ आके अस्करी और सिविलियन और पॉलिटिकल और अस्करी हालात को ठीक कर ले, पहले अपने झाड़ू फेरे। हालात ये सारी कंट्रोल नहीं किए हमें हालात। देखें, अगर इसी का नाम कंट्रोल है तो फिर पटाखा फटेगा। मार्शल लॉ लग रहा था, रोक लिया उन्होंने। देखें, मार्शल लॉ ऐसे ही मास्टर लाल ही आ रहा होगा। मार्शल लॉ और मास्टर लाल के आने में बड़ा फर्क है। मास्टर लाल, हाँ, 370 ऑर्गेनाइजेशनों को कल उसने बैन किया है। जेलें वहां इतनी भर गई हैं कि मार्की में वो जेल खाने बनाए हैं। देखें, आप यहां से बैठ के ये सोचें कि वो जनाब अली सब बच्चा की रिपोर्ट है। अर्दगान की भी यही रिपोर्ट है जो नवाज शरीफ की है, उसके बेटों पे भी ऐसा ही एलिगेशन है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बड़ी तारीफ की, आज भी जाके वक्त मिला है कि नहीं? आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। इमरान खान एक अलग पार्टी का लीडर है, मैं सच की आवाज हूं। मैं समझता हूं नवाज शरीफ के बेटे और अर्दगान में 18-20 का फर्क है, दोनों मालशोर हैं। तो आपकी वजह कुछ और है बाइकआउट करने की? मेरी वजह आप नवाज शरीफ की वजह से, मैं इमरान खान की वजह से कर रहा हूं। मैं इमरान खान की वजह से कर रहा हूं, वरना मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वहां खड़ा हो सकता हूं अर्दगान के सामने। अर्दगान मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं 7 दफा वजीर रहा हूं, उसकी बीवी भी मेरी बहन बनी हुई थी। मैं इफ आई एम देयर आई हैव टू से, उठ के कहूंगा कि इस चोर की हिमायत करने आए हो। इस चोर को समझा नहीं सकते कि छोड़े, स्टेप डाउन करे, इस मुल्क को बचाए। ये इस्लाम में नहीं, इन सब की दिलचस्पी इस्लामाबाद में। अगर इमरान खान का फैसला ये ना होता तो मैं ज्वाइंट सेशन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होता और अर्दगान को कहता कि यू नो मी, आप मुझे जानते हैं अच्छा या बुरा, ये चोर है, पनामा का डाकू है, इसकी दौलत रंगे हाथों पकड़ा गया है, तू किस लिए यहां आया? फिर तो नवाज शरीफ साहब शुक्र ही कर रहे होंगे कि आप नहीं आ रहे सेशन में। लेकिन वैसे तो आपका स्पीकर, आपका माइक स्पीकर साहब खोलते नहीं है, पता नहीं ज्वाइंट सेशन में क्यों आप। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी अल्लाह को मंजूर हुआ तो इन पाबंदियों से आजाद हूंगा, फिर कलेजा फटेगा और न्याज बटेगी इनकी भी। और आलमी जिस दिन इनका कलेजा फटा, सर अगर आप ये क्या मैसेज आता है? ये कितना बड़ा आलमी मसला हमारा फंसा हुआ है। सारी दुनिया का अर्दगान का आना जो इतना बड़ा नेशनल इशू नहीं है, सारी दुनिया में वो जिन हालात से गुजर रहा है अर्दगान जो है, कोई वो इतना, चीन होता तो और बात है, अर्दगान, टर्की इज नॉट चाइना। टर्की हमारा इस्लामिक ब्रदर, ये सऊदिया भी ब्रदर है, ये तबाह हो गया, लीबिया ब्रदर है, तबाह हो गया, यमन ब्रदर है, इराक तबाह हो गया, ब्रदर है,
सारी आलमी रियासतें तबाह बर्बाद हो गई, आप मुंह देखते रहे। और यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि ये अर्दगान को नवाज शरीफ बनेगा, ये फौज फैसला कर ले। अगर नवाज शरीफ ये समझता है कि ये टर्की की फौज है तो उसकी भूल है, कहीं पोल वार्ड से छलांग लगाए और कमर का बस जाने दे आगे। शेख साहब, ये गवर्नर को तब्दील किया है, क्या इतलात है आपके पास? एक रूटीन चेंज है या कोई मामला कुछ और है? मुझे बर्थडे पे किसी ने नया फोन दिया है और उसमें आया इसका मैसेज बहुत लंबा चौड़ा। मैंने खातून ने समझ, दिया है किसी मर्द ने दिया है? चले ये तो प्राइम, मेरे नजदीक खातून मर्द दोस्त ही होता है, कोई इतनी बात नहीं है। सो उसमें उसका बड़ा लंबा चौड़ा टेक्स्ट आया, वो आपके एक नुमाइंदे ने कल परसों पढ़ा, उसने वापस ही नहीं किया। भाई इसी किस्म का ये नई साइंस जो है ना जी, तो अगर आप कोई पॉलिटिकली समझ रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि अगर ये MQM वहां सदर मुशर्रफ को अपना हेड मान लेगी। मैं इतने आसान काम नहीं समझता। वो कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं और तमाम ग्रुप इकट्ठा हो जाएंगे और सदारत इसकी जो है वो लीडरशिप अगर ये हो जाए तो कम से कम रा की एजेंटी से तो एक नई MQM आ जाएगी। पर महाजर जो हैं बड़े जीनियस लोग हैं, माइनस इल्ताफ हुसैन की जिंदगी में होना नामुमकिन है। लेकिन ये तो अल्ताफ के ग्रुप की बात नहीं हो माइनस रही। इल्ताफ को मैंने बचपन से जानता हूं, जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सदर था, मैं उसके वर्क से वाकिफ हूं। बाज लोगों का अज्जाए तरकीबी ऐसे होते हैं कि वो सोते भी सियासत कर रहे होते हैं और जागते भी सियासत कर तो रहे ये होते मामला मुशर्रफ साहब की सलाहियत का नहीं है, मामला ये कि मुहाजिर अल्ताफ हुसैन के बगैर नहीं चलेंगे। हैं। मामला ये है कि अभी महाजर 2-2.5 महीने में फैसला कर सकेंगे। महाजर जो है वो अभी क्लियर ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि फैसले सारे लंदन के पास थे। इनके पास जब फैसले आए तो इनके घर में भी वो नाचाकी है, क्योंकि कौन सा उस्मान घर था जो MQM की मुखालिफ पार्टी थी, हमजा हाउस था या क्या नाम था उसका, जो 90 के मुखालिफ एक घर फाक अहमद वाले हाँ, ग्रुप का उनके घर का भी एक नाम था। तो वो जो कोर कमांडर नहीं उसको तबाह चाहते थे, मुशर्रफ ने उनको जोर देकर कहा कि खत्म करो इसको। और मुशर्रफ की यह राय है कि महाजर जो हैं वो एक उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन क्या महाजर मुशर्रफ को ऑन बोर्ड करते हैं, बिग क्वेश्चन है। लेकिन जब भी मुशर्रफ साहब से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप MQM को हेड करेंगे, तो वो कहते हैं कि देखिए मैं किसी एक ऐसी जमात को नहीं हेड करूंगा जो कि एक इलाके तक महदूद है, मैं तो नेशनल लेवल की इलाके की पॉलिटिक्स बात में नहीं करूंगा। है। पहले भी जब वो फौज में थे उन पर MQM का साथी होने का इल्जाम था। लोग उनको कहते थे कि ये उर्दू स्पीकिंग के लिए एक कुशन रखते हैं। आज मुशर्रफ के लिए खुद इतना आसान काम नहीं होगा कि जब वो महाजरों तक अपने आप को महदूद करेंगे तो फिर चित्राल दूसरी तरफ, वो मसला नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट इजी। वेट 2.5 मंथ। जो मेरा आपको इंटरव्यू है कि 2016 15 दिन पहले और 15 दिन बाद जो है फैसले होंगे। आपके दोस्त ने तो बड़ा मायूस किया होगा आपको, डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने। उन्होंने कहा सारा ये एहतजाज वगैरह सब ड्रामा था, कुछ नहीं होना था। इस किस्म के बयान उन्होंने दिए हैं, ना तो खुद शामिल हुए एक्टिवली और फिर ये बयानात नहीं देने चाहिए। मेरे दोस्त ही नहीं, बहुत अच्छा मेरे लिए काबिल एहतराम है। और पता नहीं मैं ज्यादा समझदार हो गया हूं या बाज लोग ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। मैं डॉक्टर ताहिर कादरी को एडवाइस करते अच्छा तो नहीं लगता। उन्होंने जो बयान दिया है उनसे उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, फर्क ही पड़ा है। एक तासुर जो था जब उन्होंने धरना खत्म किया है और पैसे ले लिए, ये तासुर ही था। लेकिन आपने हमेशा कहा है कि ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। देखें, इस तासुर मैंने अपनी कब्र पे जाना है। ये जितने कब्रिस्तान में लोग आबाद हैं, ये कहते थे ये हम ना हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे उसने रोजा रसूल पे ताहिर कादरी ने हल्फ दिया 2 दफा नहीं 3 दफा के शेख रशीद ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। अब वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं बड़ा डरता हूं अल्लाह से। अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। इतना बड़ा इल्जाम उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इल्जाम ताहिर कादरी के बारे में लोग लगाते हैं तो मैं उनको डिफेंड करता हूं। सो मैं आपके प्रोग्राम से ताहिर कादरी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि प्लीज, सियासत एक दान का नाम नहीं है, सियासत में गुंजाइश होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अब ये सारा ये स्ट्रीट एजिटेशन या सड़कों पर निकलने वाला मामला खत्म हो गया, कोर्ट में चला गया, तो अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान और गालिबन एक कोई बड़ा मजमा इकट्ठा करने वाले हैं कराची में। करें, अच्छी बात है। सारा मामला खत्म हो गया, इसके बाद फिर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने भी तो अपना, अब उनका सियासी एजेंडा तो है ना। अगर उनका सियासी एजेंडा है तो अवाम से राब्ता उनका हक है। नवाज शरीफ का होना या ना होना एक अलग बात है, क्योंकि नवाज शरीफ है तो मजमा ज्यादा स्ट्रांग है। कल ये नाहल हो जाएगा तो शायद हमें लोग इतना सुनने को नहीं ना है। अब देखते हैं कि कल जजेस मजीद मोहलत देते हैं। अगर शरीफ फैमिली अपने दस्तावेजात नहीं देती या उनको मजीद मोहलत नहीं मिलेगी, और आपके शवाहिद के डब्बों में से क्या निकलेगा? हमारे दुआ में इंशाअल्लाह ताला
सच ही होगा, झूठ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।